हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भूगोल से संबंधित जो नदियां हैं उन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का जो अपवा तंत्र है उसमें सिंधु नदी पर। जो सिंधु नदी है वह कहाँ से निकलती है और कहाँ उसका एंड पॉइंट है, तो बात करेंगे आज टोटल सिंधु नदी के अपवा तंत्र को समझेंगे, कितनी उसकी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ से वह निकलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सिंधु नदी पर। तो दोस्तों, भारत का जो अपवा तंत्र यानी कि जो भारत की नदियां हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। वो कौन कौन से दो हिस्से से हैं, तो याद रखना ये दो हिस्से हैं। यानी कि जो भारत का अपवा तंत्र है उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हिमालय अपवा तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। यानी कि हिमालय अपवा तंत्र है वह क्या है, तो याद रखना हिमालय जो अपवा तंत्र है वह यह है कि जो भी नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें, यानी कि जो हिमालय का जल लेकर आती हैं उन्हें हिमालय अपवा तंत्र की नदियाँ कहा जाता है। जबकि वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र यानी कि जो दक्षिणी भारतीय वहाँ पर बहती है उनको प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र कहते हैं। यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं उन्हें हिमालय अपवा तंत्र, और जो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र यानी कि जो दक्षिण भारत से निकलती हैं वो नदियाँ होती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय अपतंत्र में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, हिमालय अपतंत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीन प्रमुख नदियां हैं। वहीं प्रायद्वीपीय अपतंत्र में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये प्रमुख नदियां हैं। तो आज बात करेंगे सिंधु नदी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना सिंधु नदी है दोस्तों वह तीन देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। यानी कि ये चीन से निकलती है। यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र है वह चीन है, तो चीन जो वहाँ से ये निकलती है यानी कि हिमालय से निकलती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, भारत में बहती है, भारत में बहने के बाद ये पाकिस्तान में बहती है, पाकिस्तान में बहने के बाद ये अरब सागर में चली जाती है। तो दोस्तों, सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो याद रखना चीन के तिब्बत स्थित, यानी कि जो चीन है उसके तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। यानी कि जो यहाँ से इसका उद्गम होता है, तो तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। यानी कि दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई यह नदी गिलगित से होकर दर्तिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और कराची से पूर्व होती हुई अरब सागर में यह मिल जाती है। यानी कि इस नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर के झीलें हैं वहाँ से निकलती हैं, भारत में बहने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में जाने के बाद ये अरब सागर में विलुप्त हो जाती है, यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई याद रखना 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे बात करें कि सिंधु नदी भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यानी कि जो भारत का जो ये लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। वहीं बात करें सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने पर, दोस्तों सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने पर इसमें पांच प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यानी कि जब सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले इसमें पांच सहायक नदियां मिलती, कौन कौन सी हैं? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, यानी कि पांच नदियां हैं जो सिंधु नदी की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो बात करते हैं दोस्तों चेनाब नदी की। ये नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में के टोल्व लारा दर्रे से होता है। यानी कि यह चेनाब नदी है, इसका उद्गम टोल्व लारा दर्रे से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदी यानी कि चंद्रा और बाघा, हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी का जो निर्माण होता है वो दो नदियों से होता है। चेनाब और सॉरी दोस्तों, चंद्रा और बाघा यानी कि ये दो नदियां हैं, इनसे मिलकर चेनाब नदी बनती है। यानी कि जो चेनाब नदी है वो चंद्र और भागा दो नदियों से मिलती है। तो इसीलिए इस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि चंद्रा और भागा दो धाराएं यानी कि दो नदियां इसमें मिलती हैं, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी कहा जाता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ये आपने पढ़ लिया। तो ये नदी दोस्तों पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी कि यह नदी चेनाब नदी है वो पाकिस्तान में चली जाती है और वहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज, यानी कि चेनाब नदी में
कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? झेलम, रावी, सतलज और व्यास। ये 4 नदियाँ हैं जो चेनाब नदी में मिलती हैं और चेनाब नदी फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो बात करते हैं झेलम नदी पर। जो झेलम नदी का तट कश्मीर घाटी के बेरीनाग में स्थित होता है, यानी कि बेरीनाग से यह निकलती है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो सीमा है उसका निर्माण 170 किलोमीटर कौन सी नदी करती है? तो याद रखना, यह नदी है झेलम नदी। दोस्तों, पाकिस्तान की जंग के निकट चेनाब नदी में यह मिल जाती। किस नदी में मिलती है? चेनाब नदी में यह मिल जाती। कहाँ पर? जंग के निकट। बात करते हैं रावी नदी की। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। यानी कि जो रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है और फिर कश्मीर में बहती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट यह चेनाब नदी में मिल जाती है। यानी कि जब यह नदी सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है उसमें मिलने से पहले झेलम नदी में मिलती है। बात करते हैं सतलज नदी की। यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से यह निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती। कहाँ पर प्रवेश करती है? यह है सतलज नदी। तो दोस्तों, यह नदी सिंधु नदी के समानांतर बहती है और कहाँ पर प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती। किस नदी में? चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी आकर मिलती है। तो याद रखना, जो सतलज नदी है वह नदी चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी आकर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों व्यास नदी की। रोहतांग दर्रे से निकलकर व्यास नदी में, दोस्तों जो रोहतांग दर्रे से निकलकर व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहती हुई पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। यानी कि जो सतलज नदी है वहाँ पर मिलती है व्यास नदी। कहाँ पर? हरिके बैराज पंजाब के निकट सतलज नदी में व्यास नदी आकर मिल जाते। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यास नदी और सतलज हेरी के बैराज के यहाँ पर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों हेरी के क्षेत्र में। जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, यानी कि जो हेरी के क्षेत्र है वहाँ पर हमने बात की थी कि व्यास नदी सतलज नदी में आकर मिलती है। तो वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो पंजाब राजस्थान से होकर गुजरती है। यानी कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। यानी कि इसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है 470 किलोमीटर। किसकी? इंदिरा गांधी नहर की। वही बात करें तो ध्यान देने वाला एक पॉइंट है दोस्तों, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी में मिलती है तब ये चेनाब में मिलती है, यानी कि पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये नदी, पांचों नदियाँ अब यहाँ पर होकर आगे बढ़ती हैं। यानी कि पांचों जो नदियाँ हैं वो यहाँ से होकर आगे बढ़ती हैं। बात करते हैं दोस्तों सिंधु जल समझौता, यानी कि जो सिंधु नदी है वो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। इसीलिए यहाँ पर दोनों देशों में जल के बंटवारे के लिए समझौता हुआ जिसे सिंधु जल समझौता कहा गया। तो पानी के वितरण हेतु 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत और तथा 3 नदियाँ यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान के पास था। यानी कि 3 नदियाँ इंडिया के पास थी और 3 नदियाँ पाक के पास थी। कौन कौन सी? व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण तो भारत के पास था, वही सिंधु, चिनाब और झेलम जो नदियाँ थी उनका जो नियंत्रण था वह पाकिस्तान के पास था। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सिंधु नदी के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। तो सिंधु नदी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।